नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 28 अगस्त की एमपी पुलिस एग्जाम की सभी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ था। सलमान खान 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ था। सलमान खान लेखक सलीम खान के बेटे हैं एवं एक मशहूर फिल्म अभिनेता हैं। अगला प्रश्न था, शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, 1992 से 1997 तक। इसके अलावा याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न था, विश्व व्यापार संगठन या जिसे आप WTO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WTO का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटाना करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई थी, जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में किया गया था। मुस्लिम लीग का संविधान 1906 में कराची पाकिस्तान में लिखा गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। यह पॉइंट याद रखिएगा, अधिकतर पूछा जाता है कि पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा, आगा खान ने। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, गौरव भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है और यह मौसम संबंधी पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत में और अंटार्कटिका के कई अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है। मुंबई, पुणे, नागपुर और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किसी तीन का नाम दिया जाएगा और एक एक्स्ट्रा शहर रहेगा। वो कहा जाएगा कि इनमें से क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, मुंबई, पुणे, नागपुर और कलकत्ता में इनके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न था, शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भोपाल में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा 22 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़ गए थे और आजादी के बाद 1952 में भोपाल के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न था, विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का क्या अनुपात है? याद रखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। भारत राष्ट्रीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। भारतीय राष्ट्रीय जनगणना मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख यानी कि लगभग 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और याद रखिएगा, आखिरी जनगणना मार्च 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न था, शुक्र एवं मंगल ग्रह का तापमान किस गैस के कारण अत्यधिक गर्म होता है या गर्म है? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। यह बहुत गर्म है और इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। शुक्र ग्रह नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम और नियोन जैसी अन्य गैसों की कम मात्रा से बना हुआ है। यहाँ ऑर्गन लिखा है दोस्तों, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसी कारण से इनका टेम्परेचर इतना हाई रहता है। अगला प्रश्न था, सासा काबा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय देता है सासा काबा पुरस्कार।
अगला प्रश्न था गौरी मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गौरी मारिया नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। गौरी मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजोन हॉर्न मारिया जनजाति का एक कर्मकांडी नृत्य है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका भी सही जवाब होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में श्रम की स्थिति और जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है। 1919 में बर्सेल्स की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित की गई थी। 1946 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी बन गई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और अगर आपसे ध्वनि का पूछा जाए तो याद रखिएगा ध्वनि का सबसे कम निर्वात में होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न था विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न था चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 974 किलोमीटर है। इसके अलावा याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न था शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो वर्ष 1901 से शांति का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में स्विट्जरलैंड के हेनरी डुनेंट और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी द्वारा साझा किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 में आयोजित किया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में वितरित किए गए थे। इसके अलावा याद रखिएगा विल्हेम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। इस पॉइंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी और पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और याद रखिएगा 1901 में दिया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पासी को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था जाट जाटन निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो दोस्तों जाट जाटन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बिहार में जाट जाटन एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से उत्तरी बिहार में मिथिला एवं कोसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था विश्व युद्ध के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा भारत पर आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी थी। इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिसे युद्ध ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया और करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ाया गया एवं आयकर पेश किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी जिससे आम लोगों को झटका लगा। 1918-1919 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे देश में भोजन की कमी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक दल अधिक सक्रिय हो गए थे। अगला प्रश्न था 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के क्रम से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अपनी अपनी बीमारी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद का नाम बदल के दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है। वह हिंदी के रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जुड़ा।
अगला प्रश्न था बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शान का नाम है शांतनु मुखर्जी, और यह प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। शांतनु मुखर्जी एक भारतीय पार्श्व गायक और टेलीविजन मेजबान हैं। उन्होंने सारेगामापा जैसे कार्यक्रम की मेजबानी की है। शान का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 30 सितंबर 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न था एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूर्ण रूप होता है एफडीआई का। एफडीआई का पूर्ण रूप होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहा जाता है। अगला प्रश्न था पृथ्वीराज चौहान कहां के मुख्यमंत्री थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र राज्य के 17वें मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गेहूं की फसल कौन सी फसल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गेहूं की फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न था माखनलाल चतुर्वेदी निम्नलिखित में से किसके संपादक थे? तो याद रखिएगा, प्रभा, कर्मवीर एवं प्रताप, इन तीनों के संपादक थे कवि माखनलाल चतुर्वेदी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों से संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। अगला प्रश्न था भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न था बुकर पुरस्कार 2023 किस देश के व्यक्ति को दिया गया है? तो याद रखिएगा, बुल्गारिया के व्यक्ति को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023। वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंदिनोव हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सिल्क रोड की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो याद रखिएगा, सिल्क रोड की उत्पत्ति चीन से हुई है। सिल्क रोड को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। उस समय रेशम के कारवा चीन के साम्राज्य से उत्तरी छोर से पश्चिमी छोर जाते थे, जिसके कारण इस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ा। अगला प्रश्न था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे। नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। उन्हें भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नौरोजी भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब था वर्ष 1989 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना बॉब हॉक ने की थी। एपीईएस का मुख्य उद्देश्य खुले व्यापार को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना है। साथ ही याद रखिएगा, भारत एपेक्स का सदस्य देश नहीं है। एपेक का पूरा नाम होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कर्नाटक सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? तो दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है प्रतिभाशाली मूर्तिकार और शिल्पकार। अगला प्रश्न था बाढ़, तूफान, भूकंप किस तरह की आपदाएं हैं? तो दोस्तों बाढ़, तूफान और भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न था औद्योगिक कारखाने से निकला वेस्ट पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे औद्योगिक अपशिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था ओडोमीटर उपकरण का उपयोग करके क्या मापा जाता है? तो दोस्तों तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। अगला प्रश्न था सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं वेग मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न था रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रेडियम पिच ब्लेड से होता है। और दोस्तों यह प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है कि रेडियम का अयस्क क्या है, तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक या व्यवसायिक फसल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में बाजरा दिया गया था, जो कि व्यवसायिक फसल नहीं है। बाजरा एक खाद्य फसल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी और पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।